किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला श्रावस्ती जो तीर्थ स्थलों के लिए भी जाना जाता है। भारत सरकार ने एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम लॉन्च किया, तो उसमें हमारे यहाँ का एक ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी था, जो 500 ब्लॉक पूरे देश में चयनित हुए थे। सरकार से अनुदान मिला, उसमें हम लोग बीज भी अनुदान पर पाते हैं, मिनी किट भी पाते हैं। खेती किसानी जो है पहले बैलों द्वारा की जाती थी, अब कृषि यंत्र ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। ये राशन भी मिल रहा है हमको। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फिक्की ने आयोजित किया भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2024 का 10वां संस्करण। लोगों के बीच अनाजों की रानी मक्का को पॉपुलर बनाने की पहल। मोटे अनाज व्यापार का सबसे बड़ा घटक बन गई है मक्का। नई दिल्ली में डिजिटल कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लागू करने के साथ ही कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर फोकस। मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने की मछली पालकों और मछुआरों के साथ बातचीत। कोलकाता में उनके अनुभवों और सफलता की कहानियों को सुना। मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रोन तकनीक पर दिया जोर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्वच्छता ही सेवा 2024 के लिए विभिन्न गतिविधियों का किया आयोजन। कचरे को कला में रूपांतरित करने और सामुदायिक गौरव को बढ़ावा देने की अनोखी पहल। और अब समाचार विस्तार से। मक्का शिखर सम्मेलन 2024 का 10वां संस्करण नई दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम है मक्का जैव अर्थव्यवस्था का केंद्र, उन्नत बीज प्रौद्योगिकी, फीड समाधान और अगली पीढ़ी एथेनॉल। बढ़ती मांग को पूरा करने और किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए मक्का की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए फिक्की 2013 से भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अपने संबोधन में कहा कि मक्के की फसल खाद्य सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है और इसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसान मक्के की खेती और विपणन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, जिससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। डॉक्टर चतुर्वेदी ने इस बात पर जोर दिया कि मक्का की खेती को बढ़ावा देने से समग्र कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने किसानों से मक्का उत्पादन की प्रौद्योगिकियों और विपणन पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को नई दिल्ली में डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए केंद्र राज्य सहयोग की निरंतरता में डीपीआई के क्रियान्वयन पर चर्चा करना है, जो डिजिटल कृषि मिशन के घटकों जैसे कि एग्री स्टैक, कृषि डीएसएस, मृदा प्रोफाइल मानचित्रण और अन्य के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि सेवा वितरण को
सुव्यवस्थित किया जा सके और कृषि योजनाओं की दक्षता बढ़ाई जा सके। देश के सभी हिस्सों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया। किसान रजिस्ट्री कार्यान्वयन के लिए डिजिटल कृषि मिशन और SCA के दिशा निर्देशों और किसान रजिस्ट्री हैंडबुक का अनावरण डिजिटल कृषि पहल की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत सरकार द्वारा राज्य को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने मंगलवार को कोलकाता स्थित ICAR केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान का मत्स्य पालन प्रबंधन संबंधी ड्रोन अनुप्रयोग के क्षेत्र में इस संस्थान के अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा करने के लिए दौरा किया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक, राज्य मत्स्य पालन अधिकारी, मछुआरे और मछुआरियां शामिल हुईं। ड्रोन प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने मछली पालकों और मछुआरों के साथ बातचीत की, उनके अनुभवों, उनकी सफलता की कहानियों और उनके दैनिक कार्यों में आने वाली चुनौतियों को सुना। इस बातचीत ने इस बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की कि कैसे ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी उनकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, दक्षता में सुधार कर सकती है और मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ा सकती है और साथ ही उन्हें अपनी आकांक्षाओं और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर सकती है। ICAR CIFRI द्वारा आयोजित शुरू की गई पायलट परियोजना मछली पालन क्षेत्र में नए अवसरों को खोलेगी, जो कम समय और न्यूनतम मानवीय भागीदारी के साथ ताज़ी मछली परिवहन के लिए एक प्रभावी और आशाजनक विकल्प प्रदान करेगी। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही स्वच्छता ही सेवा 2024 में बहुत तत्पर से हिस्सा ले रहा है। सामुदायिक भावना, रचनात्मकता और स्वच्छता के प्रति समर्पण का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न ICAR संस्थानों में हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सेल्फी पॉइंट के माध्यम से कचरे को कला में रूपांतरित करने और सामुदायिक गौरव को बढ़ावा देने की रचनात्मक पहल की गई। अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को बढ़ावा देने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले सजावटी भित्ति चित्र देखे गए। कश्मीर में केसर न केवल एक फसल है, बल्कि ये क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और किसानों की आजीविका का एक अहम हिस्सा भी है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के चलते इस फसल की खेती में चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिससे किसानों की आय और केसर के उत्पादन में असर पड़ा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केसर और कश्मीर का पुराना नाता रहा है और भारत में कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा केसर की पैदावार होती है और दुनिया में दूसरे नंबर पर कश्मीर में केसर की पैदावार होती है। लेकिन जिस तरीके से केसर की पैदावार घट रही है, ये चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में केसर की पैदावार घटने के क्या कारण हैं, आइए चलते हैं ये जानने किसानों और केसर से जुड़े लोगों के बीच। कश्मीर के केसर की महक भारत समेत दुनिया भर में पहचान की मोहताज नहीं। भारत में केसर उत्पादन में कश्मीर पहले नंबर पर है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। कश्मीर की बात की जाए तो केसर इसकी आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दुनिया में लगभग 7% केसर उत्पादन करता है। भारत में केसर का उत्पादन केवल कश्मीर में होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्पादन में भारी कमी आई है। 2014 की बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रहा। केंद्र सरकार ने केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सैफरन पार्क स्थापित किए हैं। कश्मीर के केसर को सरकार ने GI टैग दिया है। केसर की खेती करने वाले युवा किसान सुहेल और फहीम ने बताया कि पैदावार में 70 से 75% कमी आई है, जिसके कई सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा मौसम में बदलाव, खेती की जगह आवास बनाना, समय पर पानी न मिलना जैसे कारण शामिल हैं। हालांकि सरकार ने डीप इरिगेशन की व्यवस्था की है। पहला जो इसका प्रोडक्शन निकलता था, एक कनाल में तकरीबन 10-15 kg निकलते थे। आज अगर बात करें एक कनाल में यही 3-4 kg अगर निकले, वो भी ज़्यादा ही समझते हैं लोग। 70 to 75% इसका जो वो डिक्लाइन हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने अब फैसला किया, हम ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाएंगे। पहले और अब इस स्थिति में फ़र्क यही है कि पहले जो केसर था बहुत इसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था।
अब जो इसका प्रोडक्शन है बहुत कम हो रहा है। परसेंटेज जो है पहले जो इसका कम से कम 80% तक जो केसर निकलता था, या 80 या 90% तक। अब जो केसर है इसमें 15% तक केसर निकलता है। वहीं केसर के व्यापारी खुर्शीद ने बताया कि उनकी दूसरी पीढ़ी केसर की खेती से लेकर उसका व्यापार तक कर रही है, लेकिन अब केसर की पैदावार में बड़ी कमी आ रही है, जिससे इसके दाम में भी इजाफा हुआ है। क्या हुआ कि जब pH भी चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि रिजल्ट में डिफरेंस आ ही गया, तो यील्ड भी बहुत कम हो गया। अब जब प्रोडक्शन कम हो गई है तो ऑब्वियस बात है डिमांड तो बढ़ेगी ही, ड्यू टू द हेल्थ बेनिफिट्स, ड्यू टू द मेडिसिनल वैल्यूज, इसके जो भी है डिमांड जब बढ़ रही है, उधर से प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियस बात है इन्फ्लेशन तो होगा ही। सैफरन ग्रोवर्स एसोसिएशन, जिसमें 2500 से ज्यादा केसर की खेती करने वाले किसान जुड़े हुए हैं, इसके अध्यक्ष अब्दुल माजिद वानी ने कहा कि पिछले 2 साल बारिश के चलते केसर की खेती ठीक हुई, लेकिन पिछले दशक की बात की जाए तो उस स्तर पर उत्पादन अभी नहीं होता। 1 दशक पहले उत्पादन करीब 17 टन था, जो आज 10 टन रह गया है। पामपोर में सैफरन पार्क 2020 में चालू हुआ। यहाँ 500 से अधिक किसान फसल को परीक्षण, सुखाने और विपणन के लिए लाते हैं। यहाँ फसल को GI टैग भी मिलता है, जिसके चलते थोड़ी राहत जरूर किसानों को मिली है। केसर की सोने सी चमक लगातार फीकी पड़ती चली जा रही है, जिसके बड़े कारणों में एक कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, जिसमें केसर को GI टैग से लेकर कश्मीर में केसर पार्क बनाने जैसी योजनाएं हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, DD न्यूज, कश्मीर। और पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सरकारी संस्थान और निजी संगठन इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और इसी पखवाड़े के तहत उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में भी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में बागेश्वर नगर पालिका परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगर में स्थित सभी धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखना है। बागेश्वर नगर पालिका के कर्मचारियों ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरणविद किशन सिंह मल्डा के नेतृत्व में जिला अस्पताल परिसर और आसपास के स्थानों में साफ सफाई की। इस अभियान में नगर पालिका द्वारा विभिन्न गतिविधियों, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता संवाद, पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नगरवासियों को सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हयात सिंह परिहार ने कहा, इस सफाई अभियान के माध्यम से हमें नगर को साफ कर उन स्थलों को भी ढूंढकर साफ करना है जो अभी तक सफाई से अछूते रह गए हैं। वर्ष 2014 से हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया हुआ था, तब से लगातार नगर बागेश्वर से नगर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है कूड़ा दिखता था नगरों में, जहाँ जहाँ तहाँ कूड़ा बिखरा, मगर आज की स्थिति ये है कि मतलब काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी स्वच्छता हमारे नगर क्षेत्र में दिख रही है और पालिका द्वारा भी समय समय पर जो है कूड़ा अभियान, सफाई अभियान चलाया जाता है। वहीं नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरणविद किशन सिंह मल्डा ने बताया कि लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में हर दिन अलग अलग स्थानों पर साफ सफाई की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से जो कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश देश में फैल रहे हैं, तो आज 7वां दिवस है। तो पूरे जनपद बागेश्वर में कूड़ा निस्तारण से लेकर नदी नालों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम, आज जिला हॉस्पिटल में जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रम रखा गया और कूड़े का निस्तारण की और स्थानीय दुकानदारों को अपना कूड़ा कूड़ेदान में और डस्टबिन में डालने की सलाह भी सभी के द्वारा दी जा रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सशस्त्र सीमा बल की 5वीं वाहिनी द्वारा भी ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। SSB 5वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसके क्रम में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष 14 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता
अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस साल का जो स्वच्छता अभियान का स्लोगन है स्वच्छता ही सेवा, और इसके तहत सभी कार्मिकों का 14 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई, फिर 17 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई। उसके बाद विभिन्न ऐसे सार्वजनिक जगहों बल के इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया गया जहां पे स्वच्छता अभियान चलाकर न केवल स्वच्छ करना था उस जगह को, बल्कि लोगों में एक संदेश देना था कि स्वच्छता ही सेवा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान लोगों में पहले की अपेक्षा स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूकता देखी जा रही है। लोग अब कूड़े को इधर उधर फेंकने की जगह कूड़ेदान का प्रयोग कर रहे हैं, जो अभियान की सफलता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए, जो 24 सितंबर को 35 रुपए लुढ़क कर 2,665 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,700 रुपए, जो 24 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 2,650 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,675 रुपए, जो 24 सितंबर को 25 रुपए कमजोर होकर भाव 2,650 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,550 रुपए, 24 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,550 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129 लाख 25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23 लाख 71,000 मीट्रिक टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कमजोरी का रुख देखा गया। यहां 23 सितंबर को उड़द का भाव 8,400 रुपए था, जो कि 24 सितंबर को 525 रुपए लुढ़क कर 7,875 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 सितंबर को उड़द का भाव 7,600 रुपए क्विंटल था, 24 सितंबर को 200 रुपए चढ़कर भाव 7,800 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 सितंबर को उड़द का भाव था 9,000 रुपए, 24 सितंबर को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,025 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 सितंबर को उड़द का भाव 6,850 रुपए क्विंटल था, 24 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,850 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी और मूंग की बुवाई का काम किया जा सकता है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और उड़द की कटाई पूरी करें। केरल की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी इलाकों में मिर्च की बुवाई करें। जो किसान पहले ही बुवाई कर चुके हैं और पौध तैयार हो गई हो तो रोपाई का काम करें। केरल के मध्य इलाके में उन्नत किस्म की मुंडकन धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई करें। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। बेलदार पौधों, सब्जियों और कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। तमिलनाडु में साफ मौसम को देखते हुए तैयार अगेती मूंगफली की खुदाई करें। तमिलनाडु के किसान इन दिनों साफ मौसम को देखते हुए तैयार माइनर मिलेट यानी कुटकी की कटाई का काम करें। फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान अच्छे से खेत तैयार करने के बाद सिंचाई करके कसावा के पौधों की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्रत्यक्ष रूप से बोई जाने वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और इसके लिए बीजेपी नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं की जनसभाएं। हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा कहलाने वाली कुमारी शैलजा और हुड्डा खेमे में फिलहाल बात बन गई है। कल शैलजा फिर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगी। अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे के पहले ही दिन नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की बात कही और योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने का आग्रह किया।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार दे सकने में विफल रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ बैठक की और कहा कि सरकार की कोशिशों के कारण ओबीसी समाज को मुख्य धारा में स्थान मिला है। असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3,23,000 से अधिक छात्रों को साइकिल देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इस योजना पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने सैनिकों और सैनिक परिवारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसके तहत एमपी के निवासी माता पिता की ऐसी बेटियां जो सशस्त्र सेना में हैं, उन्हें अब 10,000 की जगह 20,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नाटक के चर्चित मुडा घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।